हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को स्टार्ट करते हैं। काफी बढ़िया यूनिट है, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जितना भी इसके लिए स्टडी मटेरियल बनता है, जितनी भी स्लाइड्स मैं आपके लिए बनाती हूँ, वो सारी की सारी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम अभी डिस्कनेक्शन अप्रोच की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सॉरी फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसका क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, और यहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच में इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है, मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ। देखिए रीजन ये है कि अगर आप इस डिस्कनेक्शन अप्रोच की यूनिट के टॉपिक्स अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स क्या मिलते हैं, 1 ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन पढ़ने को मिलेगा, 2 ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन पढ़ने को मिलेगा, सीएक्स डिस्कनेक्शन पढ़ने को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन पढ़ने को मिलेगा। मतलब इस यूनिट के अंदर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जब आप उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा वो होगा आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच का। यानी कि उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच का बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच का बेस भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ टर्मोलॉजी पढ़ेंगे जो हम बार बार डिस्कनेक्शन अप्रोच की यूनिट के अंदर के टॉपिक्स को कवर करने के लिए यूज करेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगी। अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि ये डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट है क्या, ये कैसे हम हर जगह यूज करने वाले हैं इसके, और अप्रोच तो हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, यानी कि क्या क्या रूल्स हैं, वो भी हमने साथ ही साथ कवर करना है। ओके, तो बहुत आसान लेक्चर रहने वाला है, आप जो सुनते रहिएगा सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं। देखो डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, डेफिनेशन वगैरह तो हम आगे को देखते रहेंगे। फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी चीज ये आ जाएगी कि डिस्कनेक्शन अप्रोच आप पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, ये है क्या वो तो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट देखो ये डिस्कनेक्शन अप्रोच आप पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको कुछ ऐसे समझाती हूँ। देखिए तो देखिए अब ये सपोज आपके पास, आप क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच कहाँ पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरा एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने लिख दिया ये हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि चलो मुझे क्या करना है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है। ठीक है, क्यों करना है, इसका रीजन हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं, इसकी इंडस्ट्री करना बहुत प्रॉफिट का काम हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ये मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, तो अब बात आती है कि अगर हमको ये मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है तो कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हमको पता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तभी तो हमको प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसे मुझे सिंथेसाइज करना है, तो मुझे इसके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ढूंढने होंगे। अगर मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तब मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होगा। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, तो मैं 2 केस आपको लेके चलती हूँ। ठीक है, तो मैंने केस ये बोला कि सपोज मैंने बोला कि पहली कंडीशन तो आपके पास ये है कि आपको पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो है क्या। मतलब आपने ये जो सिंथेसिस कराई है, ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसकी सिंथेसिस किसी और बंदे ने कराई हुई है। ठीक है, और उसको पता है इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें उनको पता है, उनके मतलब कैसे रूट से फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्मूला है वो उनको पता है, हमको नहीं पता। लेकिन फिर भी हमको सिंथेसाइज करना है तो हम क्या करेंगे, उसका रूट ही फॉलो करेंगे, तो कॉपीराइट वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कोई दूसरा रूट क्या है वो हमको नहीं पता, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है। ओके, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ही पता नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि सपोज मैं आपसे बोल दूं कि आपको पता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है क्या, बट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से आप उसका यूज नहीं कर सकते, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव तो तब होगा ना जब उसका अमाउंट बहुत कम होगा। ठीक है, वो रेयरली पाया जाता होगा। तो वही चीज है कि अगर ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर बहुत लो अमाउंट में मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, बहुत थोड़े अमाउंट में मिलते हैं, तो आप इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा कैसे करा सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री बना रहे, मतलब इंडस्ट्री बना रहे हैं, सपोज के लिए बोल रही हूँ, कि तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा अमाउंट का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिएगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन लगी, आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता नहीं है, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता है फिर भी आपको उसका अमाउंट नहीं मिल रहा अच्छा, बहुत ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से, तो यहाँ पर को आप जो रूट फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। ओके, यानी कि यहाँ पर को जो ये इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हम कराने वाले हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस कराने के लिए जो हम मेथड का यूज करेंगे, जो हम अप्रोच का यूज करेंगे, इसको बोला जाता है डिस्कनेक्शन अप्रोच। अभी आपको क्लियर हुआ। देखो
मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का टॉपिक यूनिट है ना, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम लोग पे क्या पढ़ते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच के यूनिट को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब ऐसी सिंथेसिस जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर रहे हैं। ओके, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, ये एक टाइप का ऐसा अप्रोच है जिसका यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये बात होती है डिस्कनेक्शन अप्रोच की। ये डिस्कनेक्शन अप्रोच कहाँ यूज हो रहा है, होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। ओके, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है। ओके, तो देखो अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है। अभी हमने जस्ट देख लिया कि डिस्कनेक्शन अप्रोच हम कब लगा रहे हैं, ये अप्रोच क्या कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है, क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह हमने फॉलो करनी है, वो सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो ना, आपको बहुत कुछ नाम से समझ में आएगा। देखो, हमने क्या बोला कि अगर हमने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी है तो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये अप्रोच आप कैसे यूज करेंगे, क्या करना होगा इस अप्रोच के अंदर। ओके, तो जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आपने डिस्कनेक्शन करना होगा। ओके, अब आप इसी मॉलिक्यूल के, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अब बताइए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्ट करने के लिए है क्या, बॉन्ड ही तो है, बॉन्ड के अलावा आप कुछ चीज डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि डिस्कनेक्शन आप अप्रोच में आपने क्या करना होता है, इस अप्रोच में आप अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपको दिया हुआ है उसमें आप डिस्कनेक्शन करवाते हैं। ओके, तो देखो मैं आपको इससे कुछ ऐसे समझाती हूँ। देखो, ये मॉलिक्यूल था, इसको हमने सिंथेसाइज करना है। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसको हमने सिंथेसाइज करना है, वो भी कैसे सिंथेसाइज करना है, बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच। ओके, तो पहली चीज जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो ये एक टर्मिनोलॉजी है, वो है टारगेट मॉलिक्यूल की। टीएम करके हम इसे लिखते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल होता है बट लिखते हम इसे टीएम है। ओके, अब होता क्या है ना, डिस्कनेक्शन अप्रोच आपको ये बोलती है कि वो मॉलिक्यूल जिसको आपने सिंथेसाइज करना है, ठीक है, जिसमें आप डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मुझे सिंथेसाइज करना है, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच ये बोल रहा है कि इसमें आप डिस्कनेक्शन कराइए, क्योंकि आपको पता नहीं ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है क्या। समझ में आ रहा है ना, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए, सपोज मैंने बोला कि मैंने एक कटोरी पे आपको क्या दी, खीर दी। ठीक है, और आपको ये खीर बहुत पसंद आ गई, अब आप इसे वापस से खाना चाहते हैं, आपको इसकी रेसिपी नहीं पता, आप इसे वापस से खाना चाहते हैं। ओके, बट मैं थक चुकी हूँ, मैं बोलूंगी कि मुझे नहीं बनानी वापस से, ना तुम आप मुझसे रेसिपी पूछ सकते हो, ना मैं आपको बताऊंगी और ना मैं वापस से बनाऊंगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपको खानी है, अब आप क्या करें, अब आप कहेंगे यहाँ पर कोई डिस्कनेक्शन अप्रोच। आप क्या करेंगे, ये आपका टारगेट है, आपने इसको सिंथेसाइज करना है, आपने ये बनाना है ना, जैसे ये मॉलिक्यूल है, आपने इसे बनाना है, तो हमने इसे बोला टारगेट, ये हमारा टारगेट है, इसको हमने सिंथेसाइज करना है, तो ये मॉलिक्यूल है तो बन गया टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, और वो जैसे ये है, ये हमारी क्या होगी, टारगेट रेसिपी। मैं ऐसे बोल सकती हूँ ये रेसिपी मुझे बनानी है, कि खीर मुझे बनानी है, तो इसको मैंने टारगेट रेसिपी बोल दिया। ठीक है, अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं क्या कराऊंगी, डिस्कनेक्शन कराऊंगी। डिस्कनेक्शन क्या बोलता है कि इस रेसिपी को, मतलब ये जो मेरा खीर है, इसको मैं तोड़ू, डिस्कनेक्ट करूं। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कैसे किया, देखो मैंने क्या किया, डिस्कनेक्ट तो कर नहीं सकती, बट मैंने क्या किया, चम्मच लिए, मतलब आपने क्या किया, चम्मच लाए और उस स्पून से क्या किया, इस खीर में जितनी भी चीजें उनको साइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। आपने देखा, आपने इसमें राइस था, आपने उसे राइस को साइड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, आपने उनको साइड कर दिया, आपको मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब आपको पता चल गया शुगर भी यहाँ पर को प्रेजेंट है। और आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर मिल्क है, मिल्क में ये सारी चीजें पड़ी हुई है, तो आपको पता चल गया इसको बनाने के लिए हमको मिल्क भी चाहिए। तो अगर जितनी भी चीजें आपको, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आपको वो पता चल जाएंगे, तो आप इनको जैसे जैसे रिएक्ट करा के मिक्स करके अपनी खीर बना लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सेम चीज यहाँ है, डिस्कनेक्शन अप्रोच ये बोलता है कि अगर आपने इस टारगेट मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, तो आप इसे टर्म देंगे गेट मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल में सिंथेसिस के लिए आप इसमें क्या कराएंगे, डिस्कनेक्शन। ओके, अब बात आती है डिस्कनेक्शन, जैसे बॉन्ड का होगा, तो अब आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड भी है, ये 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 भी है। ठीक है, अब आप किसको तोड़े, अब ये किसको तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं जैसे आपको यहाँ पे डिस्कनेक्शन दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखो, डिस्कनेक्शन का जो सिंबल होता है ना, डिस्कनेक्ट करने का, बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने का जो सिंबल होता है, वो ऐसा नहीं होता। सपोज मैं बोल रही हूँ, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करना है, इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए, इस टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस बॉन्ड को क्लीव करना है, तो मैं इस बॉन्ड को क्लीव करना है ऐसे शो नहीं कराऊंगी। ठीक है, ना ही ऐसे ऐसे घिचर पिचर करके तोड़ूंगी। यहाँ पे जो मैं बॉन्ड की क्लीवेज यानी कि डिस्कनेक्शन शो कराऊंगी, वो सिंपल से ऐसे करके शो कराऊंगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने डिस्कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया,
ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल था, इसकी मैंने सिंथेसिस करनी है, तो ये बोलते हैं कि इसको क्या करो, डिस्कनेक्ट करो। तो आपने क्या किया, इसके ये वाले बॉन्ड को क्लीव किया, ये वाले। अभी ये क्यों क्लीव हुआ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट इतना समझो कि मैंने कार्बन एंड ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव किया, ठीक है। अब क्लीविस कैसी होगी, तो देखो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर को कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। आप चाहे अगर आप यहाँ पर फ्री रेडिकल क्लीविस करते तो दोनों के ऊपर एक फ्री रेडिकल बना देते, बट यहाँ पर फ्री रेडिकल क्लीविस नहीं होगी। तो मैं आपको सिंपली ऐसे बोलूं, हमको पता है जो हम क्लीविस कराते हैं वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक होती है होमोलिटिक क्लीविस, एक होती है हेट्रोलाइटिक क्लीविस। ओके, होमोलाइटिक क्लीविस क्या बोलती है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर होंगे, यानी कि यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, लेकिन हेट्रोलाइटिक क्लीविस क्या बोलती है, जो दो एटम के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है और इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो हेट्रोलाइटिकली जाएंगे, यानी कि एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे, और वो खास एटम क्या होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज मैंने बोला बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी बॉन्ड क्लीव होगा बी के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन भी बी लेके जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन भी बी लेके जाएगा, तो बी के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, और ए के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से ए को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है यहाँ पर हम होमोलाइटिक कराएंगे या हेट्रोलाइटिक कराएंगे। अगर हेट्रोलाइटिक ही करा रहे हैं तो क्यों हेट्रोलाइटिक करा रहे हैं, तो रीजन क्या हो जाएगा, देखो हमको पता है होमोलाइटिक क्लीवेज हम कब कराते हैं, जब हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन वगैरह प्रोवाइड हो। यहाँ तो कोई रेडिएशन प्रोवाइड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज कराना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कौन सी क्लीवेज होगी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब आपको कोई रेडिएशन वगैरह दी होती है, फोटोन्स वगैरह दिए होते हैं। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कौन सी होगी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो हमने क्या किया, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था उसे क्लीव किया, और ये बॉन्ड को क्लीव किया, तो हमको पता है ये बॉन्ड किसकी और अनइक्वल क्लीवेज होगी, और ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी और शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन एंड ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था, इसको मैंने कुछ ऐसे क्लीव कर दिया, ठीक है। अब आसानी सी बात है, हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे क्लीव कर दिया। अब मुझे जो स्पीसीज मिली वो कुछ इस टाइप की, आप देख सकते हो ये स्पीसीज हमको यहाँ पे ऑब्टेन हुई। ओके, और इन स्पीसीज को, यानी कि ये जो चार्ज स्पीसीज हमको मिलती है, इनको भी हम एक स्पेसिफिक टर्म से जानते हैं, इनको बोलते हैं सिंथॉन। ओके, अब ये सिंथॉन वगैरह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह पूछी जाती है। इसको मैं आपको सेकेंड लेक्चर पे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वह हम कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अभी जिस इस पे बात करते हैं, तो जिस इतना बोल रही हूँ कि इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, सिंथॉन। ओके, अब हमको क्या करना है, इनके ऊपर से चार्ज को बैलेंस करना है, यानी कि चार्ज हमने इस पे एलिमिनेट करना है। तो चार्ज एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो एक स्पीसीज थी हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए मुझे एक नेगेटिव स्पीसीज चाहिएगी, तो मैंने नेगेटिव स्पीसीज क्या ले ली, क्लोरीन नेगेटिव। कोई भी हेलोजन एटम में ले सकती हूँ, तो मैंने सपोज क्लोरीन नेगेटिव ले लिया। तो ये क्लोरीन नेगेटिव यहाँ अप्रोच करेगा और एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। बॉन्ड कैसे क्रिएट हो रहा है वो तो आपको पता ही है ना, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, क्लोरीन के पास एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा था। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर किया और यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड बन गया। यानी कि हमको क्या है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिल गया, यानी कि हमको एक स्पीसीज ऐसी मिल गई बाय डिस्कनेक्शन। ठीक है, डिस्कनेक्शन से हमको एक ये स्पीसीज मिली। ठीक है, दूसरी स्पीसीज क्या मिली, ये हमारा दूसरा पोर्शन था, इसमें यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव था। अब ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज एलिमिनेट करने के लिए हम एक पॉजिटिव स्पीसीज ला सकते हैं। पॉजिटिव स्पीसीज मींस H पॉजिटिव आयन ला सकते हैं। तो मैं जैसे इसको H पॉजिटिव आयन दूंगी तो ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज चले जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो देखो दो हमको ऐसी स्पीसीज यहाँ पे ऑब्टेन हो गई। ओके, अब इन स्पीसीज को भी आप फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तब तक करेंगे जब तक आपको ऐसी स्पीसीज नहीं मिल जाती जो कि आपको इजीली अवेलेबल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जो दो स्पीसीज मुझे बाय डिस्कनेक्शन मिली हुई है, ये दोनों मुझे क्या है मार्केट में बहुत आसानी से मिल सकती हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, तो मैं इनका यहाँ पर कोई यूज कर सकती हूँ। तो मैं रिएक्शन में जो डिस्कनेक्शन है इनको स्टॉप कर दूंगी। मैं बोलूंगी कि ये जो स्पीसीज बाय डिस्कनेक्शन हमको मिली है, इनको हम मार्केट से ले सकते हैं, इजिली अवेलेबल है, तो इनको हम यहाँ पर को क्या है एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो मेरे को ये दोनों स्पीसीज मिली बाय डिस्कनेक्शन। अब मैंने ये दोनों स्पीसीज मार्केट से लूंगी और इनको आपस में रिएक्ट कराऊंगी, और देख लीजिएगा जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगी हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि वो टारगेट मॉलिक्यूल जिनकी हम सिंथेसिस करना हमको नहीं आता था वो भी हम सिंथेसाइज कर लेंगे। देखो कैसे,
ये था, ठीक है। हमने बाय डिस्कनेक्शन ये स्पीसीज बना ली इससे, ठीक है। अब और एक और चीज है, ये जो डिस्कनेक्शन होता है वो इमेजनरी होता है, ये लॉजिकल होता है, आपसे समझो, ये इमेजनरी होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप मॉलिक्यूल को ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मतलब ऐसा होता है ना, हम रोड मैप टाइप तैयार करेंगे कि अगर हाँ हमारा मॉलिक्यूल है, हमने ये मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला ये है, स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको सिंथेसिस करना है, तो इसके लिए सिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई इमेजनरी ब्रेकडाउन, यानी कि हम एक रफ में ब्रेकडाउन कराते हैं, एक्चुअल में ब्रेकडाउन नहीं होता, ये एक इमेजनरी प्रोसेस है। हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, डिस्कनेक्शन किया तो बाय डिस्कनेक्शन हमको ये स्पीसीज मिली, और अगर ये स्पीसीज मिल रही है तो हम मार्केट से ये स्पीसीज लाके एक बार रिएक्ट करके देखते हैं, क्या पता ये दोनों रिएक्ट करके हमको ये दे दे। देखो देंगे भी, कैसे देंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने क्या बोला, एक को ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए, अब हम इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं। देखो आफ्टर रिएक्शन हमको यही प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, हम इस डबल बॉन्ड ओ को क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करते हैं, यानी कि इस पाई बॉन्ड में क्या होती है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है तो दो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पाई बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को मिलता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑक्सीजन ले गया, तो कार्बन को यहाँ मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो एक चीज को मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये स्पीसीज हमको यहाँ पे मिली, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरी साइड आप देखो, यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इनको क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमने इनके बीच में रिएक्शन करानी है। तो ऑक्सीजन जैसे इस कार्बन के साथ बॉन्ड को क्रिएट करेगा, तो एक नया बॉन्ड तो बनेगा। देखो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आर कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव, नीचे साइड कर देती हूँ क्लोरीन, इस साइड हमारा क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या बनाया, बॉन्ड। आपको ये चीज पता है ना कि दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, एक बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के, एक नेगेटिव चार्ज के। तीनों चीजों में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये तीनों चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को आप एज अ नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, एज अ बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में। बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने पकड़ा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने पकड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, एक ऑक्सीजन ने पकड़ा, एक कार्बन ने पकड़ा, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर बैठा है। अब देखो ऑक्सीजन ने क्या, अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया ना बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन को क्या, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगेगी। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ले गया, समझ में आया। और ऊपर साइड है हाइड्रोजन, और दूसरे साइड है ये पूरी रिंग, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो आपको पता है ऑक्सीजन एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्या आपको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, नहीं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह सकता है, बट पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटा है, तो बॉन्ड तो क्लीवेज कैसी होनी है, हेट्रोलाइटिक ही होनी है, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन में कोई फोटोन्स वगैरह रेडिएशन गिवन नहीं है, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होनी है। तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर एलिमिनेट हो गया। इतनी चीज क्लियर आई। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर हम कोई भी चार्ज यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बन में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था, जिसमें हमने ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को अगेन बॉन्ड में कन्वर्ट करे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो आप देख सकते हैं ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, कार्बन अनसेटिस्फाई हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, ओके। अब कार्बन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड को क्लीव करेगा, अपनी वैलेंसी को खुश रखने के लिए, मतलब अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो 5 बॉन्ड है, 4 करने के लिए इसको एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से कार्बन क्या है, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। अब देखो बॉन्ड को अगर आप यहाँ पे तोड़ोगे कार्बन और क्लोरीन के, तो बॉन्ड अगेन यहाँ पर को हेट्रोलाइटिक क्लीव्स होनी है,
हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और क्लोरीन में कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर चले जाएगा और आपको क्या मिलेगा, कार्बन यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कार्बन ने जो बॉन्ड क्लीव करा है वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। तो रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ से हमारा HCl एलिमिनेट हो जाएगा और हमको क्या देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वापस से वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिल गया, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो देखो हमने क्या किया, हमको इस रिएक्टेंट मतलब ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था जिसको हमने सिंथेसाइज करना था उसकी सिंथेसिस नहीं पता था, उसका रूट नहीं पता था। हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज किया। हमने क्या किया, इसको ऐसे डिस्कनेक्ट किया कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हमने बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके जो ये चार्ज स्पीसीज बनाई थी उसको मैंने बोला बोलते हैं सिंथॉन, और अगर हम उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने एक साइड क्लोरीन और एक साइड हाइड्रोजन को ऐड किया और ये बैलेंस हो गया और ये हमको जो रिएक्टेंट मिले इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ओके, अब ये है क्या वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जिस इतना टर्मोलॉजी बता देती हूँ। ठीक है, इतनी चीज समझे, तो हमने ऐसे डिस्कनेक्शन कराया कि हमको सबसे छोटे फ्रेगमेंट मिल गए, वो भी ऐसे फ्रेगमेंट जिनको इजीली अवेलेबल किया जाता, मतलब जो इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आसानी से मिल सकते हैं तो फिर हमने क्या किया, इनको आपस में रिएक्ट कराया, इनको मिक्स किया। आफ्टर रिएक्शन देखो हमको हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिल गया, तो ये अप्रोच को बोलते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। इतनी चीज क्लियर आई, जैसे हमने ऊपर बोला खीर बनानी नहीं आती बट हमारे पास खीर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने स्पून से सारी चीजें अलग की, हमको पता चल गई इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर है, राइस है, ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है। हमने क्या किया, इन सबको मिक्स कर दिया, तो कुछ ना कुछ मतलब अच्छी नहीं बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी, बट बनेगी तो खीर। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ भी हमने वही रूट को फॉलो करना है, इसी मेथड को बोलते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। ओके, अब मैं आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, वो ये कि डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस। अभी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। अब रेट्रोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, तो देखो ना डिस्कनेक्शन अप्रोच, देखो रिएक्शन कैसे होती है आप बताइए, रिएक्शन होती है रिएक्टेंट हमारे कंबाइन करते हैं और हमको मिलता है प्रोडक्ट, यही तो बताया था, और ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल हमारा क्या, प्रोडक्ट, यानी कि इसकी हमने सिंथेसिस करानी है। बट इसकी प्रोडक्ट की सिंथेसिस कराने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो पता होनी चाहिए, बट हमको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता ही नहीं है। तो जब भी हम डिस्कनेक्शन अप्रोच कराते हैं तो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे काम नहीं करते, हम किस पे काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट पर, यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल पे जिसपे हमने सिंथेसिस करानी है। समझ में आ रहा ना, हम जनरल रिएक्शन क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन में हम हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन हम लोग जब डिस्कनेक्शन अप्रोच करते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात ही नहीं करते, हमको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्योंकि पता ही नहीं है। जनरल रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट पता नहीं होते, रिएक्टेंट गिवन होते हैं, रिएक्टेंट की रिएक्शन करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमको रिएक्टेंट का अता पता नहीं होता, हमें प्रोडक्ट दिया होता है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, और इस प्रोडक्ट में डिस्कनेक्शन करके हमको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाने होते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होती है, जनरली क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस मींस रिवर्स सिंथेसिस, समझ में आया, रेट्रोसिंथेसिस मींस रिवर्स सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रही है, हमको हमेशा यही चीज तो होती है ना, मतलब प्रॉपर वे क्या है रिएक्शन का, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन किए प्रोडक्ट बनाया, यानी कि ये क्या है, एक नॉर्मल सिंथेसिस है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने कंबाइन किया प्रोडक्ट बनाया। बट डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट था, इससे हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाया, यानी कि रिएक्शन हमारी क्या है, रिवर्स हो रही है। समझ में आया ना, रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, हमने प्रोडक्ट से क्या बनाया, रिएक्टेंट बनाया, तो ये हमारी क्या होती है, सिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस मींस रिवर्स सिंथेसिस, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा रहे हैं। ओके, दूसरी चीज कि जनरली जो नॉर्मल सिंथेसिस होती है इसमें हमारा एरो एक सिंगल एरो होता है, हम ऐसा करते हैं, ये यूज करते हैं। लेकिन रेट्रो सिंथेसिस में यानी कि रिवर्स सिंथेसिस में, जिसमें हम डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इसमें हमारा एरो ऐसा नहीं होता, इसमें जो हमारा एरो होता है वो डबल एरो होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, आप कभी भी ऐसा मत यूज कीजिएगा, ऐसा यूज करेंगे तो इसका मतलब हम नॉर्मल सिंथेसिस करा रहे हैं, बट हम नॉर्मल सिंथेसिस नहीं करा रहे, हम क्या कर रहे हैं, रेट्रो सिंथेसिस। और रेट्रो सिंथेसिस के लिए जो एरो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो अगर हमको नॉर्मल, देखो मैं ऐसे बताती हूँ, रिएक्शन करानी होती तो हम क्या करते, रिएक्टेंट
गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन होती। बट यहाँ पर को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट से बना रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन तो सही है, बट ये रिएक्शन गलत है। हम यहाँ पर को जो एरो यूज करेंगे वो डबल एरो यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो रिवर्स रिएक्शन हो रही है, रेट्रोसिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। आप ये मॉलिक्यूल को तो वहां पर प्रोडक्ट लिखा नहीं होगा। देखो ये है, इसको आपको मैं बोलूं तो आप इसको रिएक्टेंट समझेंगे, इनको प्रोडक्ट समझेंगे। देख के क्या लग रहा है, इनसे ये दोनों चीजें ऑब्टेन हुई है, तो आप बोलेंगे ये जैसे रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है, ओके। बट एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमको ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल एरो का साइन यूज करते हैं, जो हमको ये दिखाता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं है, वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ना होते हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। क्योंकि जनरली क्या होती है, राइट हैंड साइड पे हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अगर हम सिंगल एरो दिखाएंगे तो हमको लगेगा कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट है। बट अगर हम लोग डबल एरो यूज करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि डबल एरो मतलब रिएक्शन हमारे रिवर्स हो रही है। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये 2 पॉइंट आप माइंड पर रख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई ना, तो ये तो जस्ट बेसिक बातें हुई। अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन से बताती हूँ, इतना आप समझे ना, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। और वो भी मैंने बता दी, ये जो अप्रोच है वो हमारा लॉजिकल है, यानी कि इमेजिनरी है। हम एक्चुअल में किसी मॉलिक्यूल को उठा के तोड़ते नहीं है, ठीक है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, हमको पता है बॉन्ड कैसे क्लीव करना है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे। बट आपको पता है बॉन्ड कैसे टूटता है, कौन सा चार्ज लग रहा है, कैसे बैलेंस करेंगे, वो सारी चीजें हमको पता है। तो हम जनरल आइडिया लेते हुए एक मॉलिक्यूल को क्या है, एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं, एक रफ में, एक इमेजिनरी वे में हम उसे तोड़ते हैं, और ऐसे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और अगर वो फ्रेगमेंट जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है हमको मिल जाता है और हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो हमको फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये तोड़ने की जो प्रोसेस है, ये जो रेट्रोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो पूरी तरह से इमेजिनरी है। एक्चुअल में हम ऐसा तोड़ते नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब इतनी चीज क्लियर आई ना, अब मैं आपको प्रॉपर वे में डेफिनेशन वगैरह से, एग्जांपल वगैरह से समझाती हूँ, ठीक है। होता क्या है, तो देखो बाय डेफिनेशन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, इट इज अ ग्रीनर अप्रोच, या फिर आप बोल सकते हैं लॉजिकल अप्रोच, या फिर इमेजिनरी अप्रोच है एक टाइप का, ठीक है। फॉर ए ऑर्गेनिक सिंथेसिस, किसके लिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, यानी कि ऐसी सिंथेसिस जिसमें आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, उसकी सिंथेसिस कराते हैं। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच इज ए ग्रीनर अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ओके। जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, विच इन्वॉल्व द इमेजिनरी ब्रेकडाउन ऑफ अ टारगेट मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बताती तो आप बोलती है टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। टारगेट मॉलिक्यूल मतलब जिसको हमने सिंथेसाइज कराना है, वो प्रोडक्ट जिसको हमने सिंथेसाइज कराना है, जिसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमको नहीं पता, तो वो मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, जिसमें हमने फोकस करना है, ठीक है। तो जिसमें तो डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, ये एक टाइप का लॉजिकल अप्रोच है, ग्रीनर अप्रोच है फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी ब्रेकडाउन करते हैं, एक्चुअल में नहीं करते, एक रफ पेपर पे, एक रफ पाथवे को फॉलो करते हुए अपने टारगेट मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, इमेजिनरी ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। और इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये तो हमारा था टारगेट मॉलिक्यूल, इसे हमने बोला टीएम, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। ये है स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बदले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ना बोलते हुए यहाँ पे हम बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे तोड़ते हैं कि वो अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में टूट जाए, यानी कि ऐसे मटेरियल में टूट जाए जो इजिली मार्केट में अवेलेबल हो, ओके। तो हम ऐसे तोड़ते हैं कि हम वो अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल हम उसे तोड़ सके बाय ये इमेजनरी ब्रेकडाउन, इमेजनरी सारी चीजें इमेजनरी होने वाली, इमेजनरी डिस्कनेक्शन, ओके। अब यहाँ पर को क्या है, हम लोग क्या है, एक और कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ओके। अब ये फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम सेपरेट भी पढ़ेंगे सारे एग्जांपल लेते हुए, कंडीशन लेते हुए। बट मैं अभी आपको रफली यहाँ पर ऐसा समझा देती हूँ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन मतलब कि अगर सपोज आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसमें डिस्कनेक्शन कराना आपके पास पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो वहां पे आप क्या करते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप को, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ओके। तो मैं आपको वापस से बता रही हूँ, एक बार सुनिएगा, मे बी कंफ्यूज मैंने कर दिया हो। तो ये बोल रहा है, देखो, इट इज अ ग्रीनर अप्रोच और अ लॉजिकल अप्रोच फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस
इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजनरी ब्रेकडाउन कराते हैं ऑफ अ टारगेट मॉलिक्यूल इनटू अ अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल बाय ये इमेजनरी डिस्कनेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, और यहाँ पे डिस्कनेक्शन भी हो सकता है, और डिस्कनेक्शन के साथ साथ एफजीआई भी हो सकता है। एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन मतलब, अभी मैं आपको गाइडलाइंस में भी ये चीज पढ़ाऊंगी। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन मतलब ऐसा इंटर कन्वर्जन जिसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमें एक ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिल जाता है जिसमें डिस्कनेक्शन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस डिस्कनेक्शन को पॉसिबल कराने के लिए हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अब आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, कौन किस में कन्वर्ट होगा वो हम आगे देखते रहेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो आप देखो ये मेरा रिएक्टेंट मतलब ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है, मतलब ये मेरा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे मैंने सिंथेसाइज करना है, ठीक है, तो अब मैं इसे टारगेट मॉलिक्यूल कह सकती हूँ। अब इसकी सिंथेसिस के लिए क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है मुझे नहीं पता, तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, ठीक है। डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलता है कि यहाँ आप बॉन्ड को क्लीव करो, ठीक है। अब कौन से बॉन्ड को क्लीव करना है ये हम आगे पढ़ते रहेंगे। अभी जस्ट यहाँ पर को देखो, हमने यहाँ पर को क्या किया, अभी हमको यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है जिसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर को देखो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर ओलिफिन वाला बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जनरली क्या होता है, ये हम ऐसा होगा ना, देखो मैं आपको जो आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तो वहां आपको खुद चीजें समझ में आने लगेगा कि हमने क्यों फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया है। तो देखो यहाँ पे हम डिस्कनेक्शन नहीं करा पा रहे कोई भी ग्रुप का, यहाँ से हम फिनाइल को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिनाइल को बाहर निकालेंगे कोई फायदा नहीं है, यहाँ से डिस्कनेक्शन कराएंगे कोई फायदा नहीं है, तो हमको कराना है इस पॉइंट पे डिस्कनेक्शन। और यहाँ पर हमारा क्या है, पाई बॉन्ड बैठा हुआ है यानी कि ओलिफिन है, तो हमने क्या करना होता है, ये ओलिफिन को कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ओलिफिन को कन्वर्ट किया दूसरे फंक्शनल ग्रुप में यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर को देखो एरो हमने क्या लिया, डबल एरो लिया हुआ है, ठीक है। तो डबल एरो मतलब क्या हुआ यहाँ पर को, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर को नॉर्मल सिंथेसिस नहीं हो रही, यहाँ पर रेट्रो सिंथेसिस हो रही है। इट मींस ये जो हमारा है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया जिसकी वजह से हमने इस ओलिफिन को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप में। हमेशा ओलिफिन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। ये जो चीजें क्या है, आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि मैं बताऊं ऐसा क्यों हुआ, तो इसको आप करते करते जब आप एग्जांपल्स पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको खुद भी कुछ चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस ओलिफिन में क्या किया, इस ओलिफिन को बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कन्वर्ट किया हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने लिखा एरो के ऊपर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुआ, और आफ्टर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर ओलिफिन की प्लेस पर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप रख लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन के साथ साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट का यूज किया, वो है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। वही चीज यहाँ पर को बोल रहा है कि ये जो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करा रहे हैं, इसमें हम इमेजनरी ब्रेकडाउन इमेजनरी डिस्कनेक्शन तो कराते हैं, उसके साथ साथ कभी हम लोग एफजीआई यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल केस में अगर ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है तो इसमें मैं डिस्कनेक्शन नहीं करा सकती, और अगर करा भी सकती कोई बॉन्ड में तो ये ऐसे फ्रेगमेंट में टूटते, ऐसे कंपोनेंट में टूटते जो कि जिनका कोई यूज ही नहीं है, जिनको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल में नहीं ले सकती, इसलिए मैंने ऐसे डिस्कनेक्शन कराना होगा कि मेरे को ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल मिले जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ओके, जिनको मैं एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था तो मैंने डायरेक्टली इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराया और एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप में। जैसे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, अब मैं इसमें क्या कराऊंगी, डिस्कनेक्शन कराऊंगी। मैंने डिस्कनेक्शन किया, कौन सी बॉन्ड पे कराया, इस बॉन्ड पे कराया, ठीक है। तो हमने सिंपल देखो ऐसा किया, और ये बॉन्ड किस मतलब ये जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, कार्बन और कार्बन के बीच में बना है। तो हम यहाँ जो डिस्कनेक्शन दिखाएंगे, हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे जो डिस्कनेक्शन हुआ वो सीसी डिस्कनेक्शन हुआ, यानी कि जो डिस्कनेक्शन हमने किया वो कार्बन और कार्बन के बीच में किया, ठीक है। अभी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ये सुनते रहिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन किया, तो हमने ऐसे एरो दिखाया, कार्बन कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन हुआ, डबल एरो हमने यहाँ पर लगाया और सीसी डिस्कनेक्शन शो किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो आपको क्या, ओहो, आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए
होगा क्या, होगा ये कि देखो आपने ये बॉन्ड को क्लीव करना है, ठीक है, और दोनों साइड है आपके कार्बन एटम, तो क्लीवेज तो हेट्रोलाइटिक ही होनी है, हेट्रोलाइटिक होनी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम के ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब कौन किसके ऊपर, क्योंकि दोनों कार्बन एटम है, आप कैसे शिफ्ट करेंगे, तो मैं आपको एक चीज माइंड पर रखिएगा। देखो आपको पता है ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो इसके एडजेसेंट वाले को क्या चार्ज मिलना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। और अगर ये ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्सी में ऑक्सीजन नेगेटिव एटम हुआ, तो इस कार्बन जब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, देखो ये जो बॉन्ड तोड़ोगे आप, इस बॉन्ड को जब आप क्लीव करोगे, तो या जो इस कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, तो इस कार्बन के पास आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा आइदर नेगेटिव, ओके। इस कार्बन के पास भी आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा आइदर नेगेटिव चार्ज। तो आप दोनों तो इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो किसको आप नेगेटिव देंगे किसको पॉजिटिव देंगे, तो उसके लिए आपको ये चीज माइंड पर रखनी है, क्योंकि पूरा खेल वरना बिगड़ सकता है। तो आप माइंड पे क्या रखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है, तो इसका एडजेसेंट वाला क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एडजेसेंट वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लगाया हुआ, मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है, तो इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस कार्बन को हमने नेगेटिव चार्ज देना है, इसको पॉजिटिव देना है। तो हमने डिस्कनेक्शन कराया, बॉन्ड को क्लीव किया, तो एक कार्बन को दिया नेगेटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव। तो देखो हमने यही दिया ना, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये चार्ज इनके ऊपर लगी नहीं है, मैं जस्ट शो कराने के लिए बता रही हूँ कि अगर सीसी डिस्कनेक्शन हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कार्बन को नेगेटिव देंगे, कौन से कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो हमारा क्या मिला, इस कार्बन के ऊपर लगा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर लगा, यहाँ पे ये जो इसने बॉन्ड किया यहाँ पर लगा आपको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये वाला मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा, इसको मुझे यहीं पे दिखाना चाहिए, ऐसे यहाँ पे लगना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब क्या हुआ, तो ये जो स्पीसीज मिली, मैंने आपको क्या बोला, ये जो चार्ज स्पीसीज मिलती है इनको हम बोलते हैं सिंथॉन, ओके। ये हमारे क्या है, सिंथॉन्स है, ठीक है। एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है। एक डोनर सिंथॉन एक एक्सेप्टर सिंथॉन, वो हम आगे को डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिंपली क्या हुए, सिंथॉन, ओके। अब इन सिंथॉन को क्या करेंगे, पॉजिटिव इनमें से चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव स्पीसीज है तो इसके साथ एक पॉजिटिव को रिएक्ट कराएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ एक नेगेटिव को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। होगा क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, देखो हमने ये वाली यूनिट लिया, यानी कि पीएच, यानी कि फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड ओ, और नेगेटिव चार्ज में हमने हाइड्रोजन का अप्रोच कराया, यहाँ पर बन गया हाइड्रोजन, ओके। और जो दूसरा है वो हमारा क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लीजिए पहले, देखो एक मिनट रुकिएगा, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे फिनाइल, और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ अप्रोच किसने किया, सीएल नेगेटिव ने, ठीक है। तो ये दो हमको क्या मिल गए यहाँ पर को, स्टार्टिंग मटेरियल, इनको हम बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, और साथ ही साथ इनको बोला जाता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये सिंथॉन इनके बाद बना सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ओके। और सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड वाला साइन होता है, क्योंकि इसी सिंथॉन से हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑब्टेन हुआ है। जब हमने इससे चार्ज को हटाया तो हमको क्या मिले, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ओके। अब यहाँ पर को ये दोनों एज ए स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्ट की तरह बिहेव करेंगे, इनको हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, यानी कि ये जो रिएक्शन है, आपको मैं सिंपल वे में बोलूं तो ये जो रिएक्शन है हमको पता चल गया, यहाँ पर हमने डबल एरो का साइन यूज किया है, इट मीन ये रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि एक टाइप की रेट्रोसिंथेसिस है, ये रिएक्शन एक टाइप की रिवर्स है, यानी कि ये रिएक्शन ऐसी नहीं है, हम लोग क्या है ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसी नहीं है, डबल एरो है, इट मीन ये रिएक्शन क्या है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, समझ में आया। यानी कि यहाँ पर को जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो ये वाले हैं, ना कि ये, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, इन दोनों को हम जब रिएक्ट कराएंगे हमको ये मिलेगा। आप देखो ये हम लोग क्या दो तरीके से लिखते हैं, अभी तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम लोग इसे क्या लिखते हैं, देखो हम पहले लिखेंगे एग्जांपल पे रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है। हम पहले दिखाएंगे रेट्रोसिंथेसिस कि हमने क्या किया, रेट्रोसिंथेसिस की, हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल था, इसमें रेट्रोसिंथेसिस किया, यानी कि बैकवर्ड यानी कि रिवर्स सिंथेसिस किया, इसमें डिस्कनेक्शन करके ये स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्टेन किए, ओके। उसके बाद हम इसमें क्या दिखाते हैं, सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब हम अब इसमें ये दोनों रिएक्ट स्टार्टिंग मटेरियल को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ है, ये शो करता है, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया ना, पहले हमने क्या किया, रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि इसको एज अ टारगेट मॉलिक्यूल लिया और इसमें रिएक्शन करा के, यानी कि रेट्रोसिंथेसिस करा के ये दो स्टार्टिंग मटेरियल निकाले, तो वो मेरी रिएक्शन क्या थी, रेट्रोसिंथेसिस करके मैं उसे लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरी रेट्रोसिंथेसिस हो जाएगी, स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे, उसके बाद मैं दूसरे पेज पे लिखूंगी सिंथेसिस, और सिंथेसिस में क्या है, इन दोनों को, सिंथेसिस मतलब नॉर्मल हम हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लेंगे पहले, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे, इन दोनों को एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लूंगी, और इन दोनों से क्या है, बाय रिएक्शन करा के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराऊंगी, ठीक है। तो रेट्रो मतलब जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे,
करेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएंगे। सिंथेसिस मतलब जब हम रिएक्शन को प्रॉपर वे में लिखाएंगे, यानी कि हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है, एक बार रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे, देन सिंथेसिस कराएंगे। तो अभी मैंने ये चीजें यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे समझा रही हूँ चीजें, देन हम आगे को बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है, तो वहां मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ लेते हुए चलूंगी, ठीक है। इतना समझे। तो देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, ये बोल रहा है कि ये जो हमारा ये जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है, इसे आप क्या बोलते हैं, एक तो डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलते हैं, साथ ही साथ इसे रेट्रोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो सिंथेसिस है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। और या फिर आप बोल सकते हैं सिंथेटिक बैकवर्ड, यानी कि ऐसी सिंथेसिस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को आप ऑब्टेन कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये बोल रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंथेटिक पाथवे, देखो एक डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कनेक्शन अप्रोच की। ये बोल रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंथेटिक पाथवे बाय वर्किंग फ्रॉम द टारगेट मॉलिक्यूल इज नोन एज अ रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। ओके, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग क्या करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंथेटिक पाथवे बाय वर्किंग विद द टारगेट मॉलिक्यूल, एक टारगेट मॉलिक्यूल में हम वर्क करके एक सिंथेटिक पाथवे हम बना रहे हैं, मतलब एक हम लोग एक नया एक इमेजिनरी पाथवे हम लोग बना रहे हैं एक टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। इसी अप्रोच को हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। जैसे कि दिखा रहा है, हमको ये मॉलिक्यूल बनाना था, ठीक है, ऐसा समझो कि ये हमको क्या करना था, ये बॉल बनानी थी, ठीक है, ये बॉल, इसी बॉल बनानी थी जो कि छोटी छोटी बॉल के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या, ये टारगेट मॉलिक्यूल बनाना था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस यानी कि डिस्कनेक्शन अप्रोच किया, और इसको हमने छोटे छोटे स्टार्टिंग मटेरियल में ब्रेक किया। अब ये सारे स्टार्टिंग मटेरियल में ब्रेक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी क्या हुई, रेट्रोसिंथेसिस हुई, और जब हम इसकी सिंथेसिस करेंगे तो हम इनको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, और बाय रिएक्शन हम हमारे टारगेट मॉलिक्यूल को यानी कि इसका फॉर्मेशन कराएंगे। क्योंकि ये कैसे फॉर्म हुआ वो हमको पता नहीं है, तो हमने कौन सा रूट फॉलो किया, रेट्रोसिंथेसिस का रूट फॉलो किया। हमने देखा कि ये बना किस किस से, जैसे तोड़ा ये इनसे बना, तो हमने इनको कंबाइन किया तो हमारा ये मिल गया। इतनी चीज क्लियर आई, तो बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस प्रोसेस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस प्रोड्यूस अ सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल एंड शो अ डिफरेंट पाथवे। ये बोल रहा है आपको क्या है, आपको जब भी आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं बाय रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, आप नंबर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, और वो अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल से क्या आप अलग अलग पाथवे लेते हुए अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक ही रूट आपको मिलेगा, आपको 2-3 रूट भी मिल सकते हैं, बट आप वो रूट फॉलो करेंगे जो ज्यादा फेवरेबल है, मतलब जो ज्यादा सही रूट है, जो ज्यादा आसानी से प्रोसीड हो पा रहा है, अब वो रूट को फॉलो करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। अगला क्या है, from the precursor of a cheap starting material has been selected for the synthesis of a target molecule। और अगर आपने किसी भी, जैसे ये टारगेट मॉलिक्यूल की अगर मुझे सिंथेसिस करनी है, तो मैं इसे ऐसे क्लीव करूंगी कि जो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, टारगेट मॉलिक्यूल ये स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एक टाइप के चीप स्टार्टिंग मटेरियल हो, यानी कि इजिली अवेलेबल भी हो और बहुत सस्ते भी हो, क्योंकि सस्ती चीज से काम बन रहा है तो क्यों करना है, ठीक है, कॉस्टली क्या करना है, ठीक है। तो हमको अगर ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहे हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल भी है, सस्ते भी है, तो हम उन स्टार्टिंग मटेरियल को लेंगे और उनको रिएक्ट कराते कराते अपने प्रोडक्ट को बना लेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़िए। अब लास्ट पॉइंट ये बोल रहा, द डबल लाइन एरो, ये डबल लाइन एरो को आप यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डिस्कनेक्शन इन एन रेट्रोसिंथेसिस व्हिच इंडिकेट दैट द रिएक्शन रिटर्निंग बैकवर्ड। ओके, तो हम कभी भी रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस कराते हैं तो रिएक्शन हमेशा डबल एरो में लिखते हैं, जो हमें ये इंडिकेट कराता है कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये हुई रिएक्शन नॉर्मल, यहाँ से हमने प्रोडक्ट बनाई, ये रिएक्शन हुई फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, प्रोडक्ट डबल एरो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये हम देखो, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ वापस से एक बार, देखो मैंने किया a प्लस बी गिव सी, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमने एरो सिंपल सिंगल एरो लगाया, इट मींस ये जो ए बी है ये मेरे रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ओके। लेकिन अगर मैं ए बी और यहाँ डबल एरो लगा दूं और लगा दूं सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मेरे क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। अभी जस्ट दिखा रही हूँ, ठीक है, ये मेरे टारगेट मॉलिक्यूल है, ये है मेरा प्रोडक्ट, क्यों मतलब ये है मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये टारगेट मॉलिक्यूल है, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये फॉरवर्ड नहीं है, ये रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, ठीक है।
समझ में आ रहा? नॉर्मल रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, रेट्रोसिंथेसिस बैकवर्ड होती है, और बैकवर्ड को हम लोग उल्टा लिखने से बेटर, यानी कि यहाँ से उल्टा लिखने से बेटर, हम लिखते उल्टा है लेकिन हम लोग एरो कौन सा लगाते हैं, डबल एडेड एरो लगाते हैं, डबल एडेड नहीं यानी कि डबल लाइन एरो, डबल एडेड एरो तो ऐसा हो जाएगा, डबल लाइन एरो का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ये ठीक है, इतना समझे ना, पहले देखो बेसिक समझ के, डिस्कनेक्शन अप्रोच का बेसिक समझ के, होप समझ में आएगा, मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ बट होप आपको क्लियर हुआ होगा, इतना मेरा बोला हुआ वेस्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है? इतनी चीज क्लियर आई ना, ये हुआ हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब आपको ये चीज पॉइंट याद रखना है कि टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, आपके सिंथोन क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या है, ये सारी चीजें। ओके, अब मैं आपको गाइडलाइंस पे लेके चलती हूँ, यानी कि बेसिक रूल फॉर डिस्कनेक्शन, ठीक है? तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में पूछ लिया जाता है, जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स से क्वेश्चन 6 मार्क्स के देती है, तो जनरली 7 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच है क्या, ये एक्सप्लेन करो। तो आप एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसकी गाइडलाइन भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? रूल्स भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत आसान रूल है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ वी आर थिंकिंग अबाउट द रेट्रोसिंथेसिस ऑफ एनी टारगेट मॉलिक्यूल, सो इट इज अ क्वेश्चन फॉर द वेयर द डिस्कनेक्शन अकर। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर हमको कोई टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करानी है, तो सिंथेसिस करने के लिए हमको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता नहीं है, तो यहाँ पे हम रेट्रोसिंथेसिस का यूज करेंगे, यानी कि इसको हम क्लीव करेंगे इसके स्टैटिक मटेरियल में, यानी कि इसको इससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसी से निकलवाएंगे, ठीक है? तो अगर आपने टारगेट मॉलिक्यूल में रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस कराना है, तो अब बात ये आती है कि हम यहाँ डिस्कनेक्शन अप्रोच यूज करेंगे, तो हमने एक बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम डिस्कनेक्शन कहाँ से करें, हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हम कौन से बॉन्ड को क्लीव करें, ठीक है? तो इसके लिए गाइडलाइंस क्या है? पहली गाइडलाइन ये बोल रहा है द डिस्कनेक्शन ऑफ ए टारगेट मॉलिक्यूल इज डन in such a way that after disconnection it produce a product with the suitable fragment। okay, यानी कि आपने डिस्कनेक्शन ऐसे कराना है कि आफ्टर डिस्कनेक्शन जो आपको ये स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहे हैं वो एक टाइप के स्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल हो। स्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल मतलब कि वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको अवेलेबल है, क्योंकि आप ये डिस्कनेक्शन क्यों करा रहे हैं कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो इजिली, बहुत चीप, मतलब बहुत आसानी से सस्ते अमाउंट में आपको मिल सके, ठीक है? तो आपको डिस्कनेक्शन ऐसे तरीके से, मैंने बोला डिस्कनेक्शन कराने के आपको 2 3 4 पाथवे मिलते रहेंगे, ठीक है? बट आप कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे, मैं अभी आपको ना, जब आगे हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, वहां आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। अब इस पॉइंट को माइंड पर रखते हुए चलिए कि डिस्कनेक्शन हम ऐसे कराएंगे कि हम उस पाथवे को फॉलो करेंगे कि आफ्टर डिस्कनेक्शन जो हमको स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहा है वो इजिली मार्केट में अवेलेबल हो, हम को चाहिए तो वो मिल जाए, ठीक है? जैसे ये है, इसको हमें ये दो कंपोनेंट, हमको दो स्टार्टिंग मटेरियल मिले और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो हम ये पाथ को फॉलो कराएंगे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से बॉन्ड को क्लीव कर दिया, कहीं और से बॉन्ड को क्लीव कर दिया, ठीक है? जैसे हम यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करते तो क्या होता, ठीक है? यानी कि अगर हम कहीं और से बॉन्ड को क्लीव कर रहे, यहाँ से कर रहे, यहाँ से कर रहे, कहीं और से कर रहे, तो हमको जो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे हमको मिलेगा वो अगर इजिली अवेलेबल नहीं है, चीप नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उस रूट को फॉलो नहीं करेंगे, हमने बस ऐसे रूट को फॉलो करना है, ऐसे तरीके से डिस्कनेक्शन कराना है टारगेट मॉलिक्यूल का कि वो आफ्टर डिस्कनेक्शन ऐसे फ्रेगमेंट में टूटे जो इजिली स्टेबल हो, यानी कि स्टेबल फ्रेगमेंट जिसे हम बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिस्कनेक्शन ऑफ ए टारगेट मॉलिक्यूल is done in such a way that one time only one bond is break। okay, यानी कि आपने क्या करना है, एक बारी पर सिर्फ एक बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 3 बॉन्ड को, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बहुत छोटी है, ठीक है? यहाँ जो हमने रेट्रोसिंथेसिस कराई वो बहुत छोटी रेट्रोसिंथेसिस कराई, आगे जो आप एग्जांपल पढ़ेंगे वहां पे बहुत लेंथी रेट्रोसिंथेसिस आपको करानी होगी, मतलब बहुत लंबे लंबे स्टेप्स की करानी होगी। तो हमको ये चीज ये बोल रहा है कि ये जो आप डिस्कनेक्शन करा रहे हैं जिसमें आप बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं, तो एक टाइम पे बस आप एक ही बॉन्ड क्लीव करेंगे, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से भी तोड़ दिया, यहाँ से भी तोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। ओके, तीसरी चीज ये बोल रहा है नंबर ऑफ फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय ये डिस्कनेक्शन आर स्मॉलर एज पॉसिबल। आपने छोटे से छोटे फ्रेगमेंट का को बनाना है, मतलब आफ्टर डिस्कनेक्शन आपको ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल लेने जो छोटे से छोटे हो, यानी कि जो छोटे से छोटे मतलब इजिली अवेलेबल होने वाले, कोई बड़े मॉलिक्यूल हमने यूज नहीं करना है। ओके, तीसरा मतलब सॉरी लास्ट वन, ये बोल रहा है इफ वी हैव टू ब्रेक अ CX बॉन्ड देन आफ्टर डिस्कनेक्शन हेटेरो एटम ऑलवेज हैविंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास कोई ऐसा बॉन्ड ब्रेक करना है जो CX वाला, CX मतलब कार्बन के साथ कोई X ग्रुप यानी कि हैलोजन, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बोल सकते हैं, हैलोजन एटम भी बोल सकते हैं और हेटेरो एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड को ऐसे क्लीव करेंगे कि यहाँ जो आपका ये हेटेरो एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन से बना है, तो बात सेम होती है, ठीक है। तो अगर ये कार्बन नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन कार्बन हो गया एक्स में, यानी कि हमने नाइट्रोजन ले लिया हेटेरो एटम, ओके। बॉन्ड को क्लीव किया यानी कि डिस्कनेक्शन किया, तो बस जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा, तो बॉन्ड क्लीव के बाद आपको पता है कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गए हमारे सिंथॉन। इतनी चीज क्लियर आई। बाकी लास्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, समटाइम डिस्कनेक्शन डजंट गिव ए फॉर्मेट विच आर स्टेबल एट द टाइम we use functional group interconversion and introducing a additional electron withdrawing group which are removed during a synthesis। एक और चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि सपोज आपने कोई डिस्कनेक्शन कराया, कोई सिंथेसिस आप करा रहे हैं, आपने अपने टारगेट मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन कराया, तो वही चीज है, अगर आपका डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जैसे ये टारगेट मॉलिक्यूल था, अब हम इसमें यहाँ से डिस्कनेक्शन कराते, यहाँ से कराते, कहीं और से कराते, तो हमको ऐसे फ्रेगमेंट नहीं मिलते जो इजिली मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, ये प्रैक्टिस से पता चल रखा है, ठीक है। तो हमको नहीं मिलते, अब हमने क्या किया, हमको डिस्कनेक्शन यहीं से कराना है, तो डिस्कनेक्शन यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर को FGI का यूज किया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज किया, जिसकी हेल्प से हमने इस ओलेफिन बॉन्ड को किस में कन्वर्ट किया, हाइड्रोक्सी में, और अब यहाँ पर को क्लीवेज कराना आसान है। तो वही बोल रहा है कि अगर आपका डिस्कनेक्शन में कहीं डिफिकल्टी आ रही है, तो आप FGI का यूज कर सकते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए या जो आप FGI का यूज कर सकते हैं, डिस्कनेक्शन करवाने के लिए FGI का यूज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, यानी कि आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लें रिएक्शन को फैसिलिटेट कराने के लिए, और रिएक्शन खत्म होने से पहले क्या है, आप उस FGI को रिएक्शन कंडीशन से बाहर भी निकाल देंगे, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम जब आगे हमने बहुत चीजें पढ़नी है, जैसे मैं बता रही हूँ बार बार, वहां मैं आपको प्रॉपर एक एक एग्जांपल करके समझा दूंगी, ठीक है। तो अभी जस्ट ये स्टेटमेंट याद रखिए कि डिस्कनेक्शन अप्रोच में क्या क्या पॉइंट आपको अपने माइंड पर रखने, ठीक है। तो अगर डिस्कनेक्शन कराने में डिफिकल्टी है, उस समय आप FGI का और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सिंथेसिस कराने से पहले, मतलब जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे पहले आपने उस FGI का बाहर से आपने एडिशनल यूज किया है, तो उसको आपने बाहर एलिमिनेट करना ही करना होगा। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ये समझे। तो ये था हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखिएगा, हम आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वो ये कि जैसे ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था, इसमें रिएक्शन नहीं हो रही थी, हमने FGI का यूज किया, FGI करके इसे हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट किया एंड देन डिस्कनेक्शन कराया। अब देखो, जब आप यहाँ पर को वापस से रिएक्शन कराएंगे ना, तो पहले आपको कुछ ऐसी स्पीसीज ऑब्टेन होगी, और ये स्पीसीज जब ऑब्टेन होगी, आप इसमें अगेन जब आप सिंथेसिस कराएंगे, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सिंगल रिएक्शन जाएगी, मतलब ऊपर की ओर जाएगी, तो आपको ये ऑब्टेन होगा। फिर ये जब यहाँ की ओर जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आपके ओलेफिन बॉन्ड में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज करते हुए हम अपने रेट्रोसिंथेसिस को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल करवा सकते हैं, डिस्कनेक्शन को पॉसिबल करवा सकते हैं। अब कौन किस में ब्रेक होगा वो हम टेबल वाइज समझेंगे। तो अभी हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो अभी नहीं हुई है तो जैसे इतनी चीजों को माइंड पर रखिए, आगे के आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग तो है ये थोड़ी सी, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।